हेलो दोस्तों, नमस्कार। मरुदार रेसियो एकेडमी क्लास पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लेकर के आए हैं लोकोक्ति का पार्ट 4। जी हाँ दोस्तों, 3 पार्ट हम आपको पहले करवा चुके हैं, जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, चाहे हिंदी वाली लोकोक्ति या फिर राजस्थान की लोकोक्ति हो, लगभग 90% यहाँ पर सेम होती है। कुछ ही ऐसी रहती है जो थोड़ी टफ भाषा में यहाँ पर राजस्थानी लोकोक्ति के रूप में बताई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकोक्ति का जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे अगर आप हमारे सारे वीडियो देखोगे दोस्तों, तो 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं यहाँ पर लोकोक्ति की ओर चलते हैं। लोकोक्ति का सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ समझ लेते हैं। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर के स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे होता है लोक प्लस उक्ति, इसकी संधि विच्छेद क्या होगा? लोक प्लस उक्ति, मतलब शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। इसको क्या कहा जाता है? लोकोक्ति कहा जाता है। अब चलते हैं यहाँ पर लोकोक्ति की ओर चलते हैं। पहली लोकोक्ति हमारी यहाँ पर, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, मतलब बेशरम हो जाना। बेशरम को किसी बात का डर नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी इंसान के अंदर से अगर बेशर्मी या मान मर्यादा उसकी खो जाती है तो उस इंसान को मतलब किसी भी बात का डर नहीं होता है। जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका। राम गोपाल चोरी करते हुए कहीं बार पकड़ा गया, अब उसे सामाजिक मान मर्यादा की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। अगला है हमारा यहाँ पर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ दोस्तों, दोषी द्वारा निर्दोष पर दोषारोपण करना, इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। विपक्षी नेता चाहे जहां जातीय दंगा भड़काकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और दोष सरकार के सिर लाद देते हैं, यही तो होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब दोषी तो कोई होता है, लेकिन उसका जो पूरा आरोप किसके ऊपर मर दिया जाता है? निर्दोष के ऊपर मर दिया जाता है। ठीक है। अगला है हमारे यहाँ पर, उगले तो अंधा खाए तो मरे। ठीक है, उगले तो अंधा खाए तो मरे, मतलब दुविधा में पड़ जाना। इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति की स्थिति कुछ इस प्रकार से कि कश्मीर का मुद्दा न उठाए तो कुर्सी गई, और यूएनओ अगर उठाए तो यूएनओ की झिड़की खानी पड़े, फिर क्या करे? उगले तो अंधा खाए वो तो मरे। जहाँ दोस्तों आपने देखा होगा, जो पाकिस्तान जैसे राष्ट्र रहते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फिर ये यूएनओ में जाकर के बोलते हैं कि आतंकवाद को खत्म होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये तरह से दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो आतंकवादियों से इनको डर रहता है, वहां से धमकियां मिलती है क्योंकि खुद आतंकवाद पनपा रहा है, ऊपर से वहां पर ढोंग करते हैं यूएनओ में जाकर के कि आतंकवाद को खत्म होना चाहिए। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि दुविधा में पड़ना, मतलब उगले तो कोई और अंधा खाए तो मरे। अगला है हमारा यहाँ पर, उल्टी गंगा बहाना। जी हाँ दोस्तों, उल्टी गंगा बहना मतलब उल्टी गंगा पहाड़ को चली, परंपरा के विरुद्ध कार्य करना। अब यहाँ पर इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है। बाप की बारात में बेटा नहीं जाता, किंतु धर्मपाल अपनी दूसरी शादी में स्वर्गीय पत्नी के पुत्र को ले जा रहा है, इसे उल्टी गंगा बहाना ही तो कहा जाएगा। अगला है हमारे यहाँ पर, उल्टे बांस बरेली को, इसका क्या मतलब होता है? विपरीत कार्य करना। वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका। जैसे चाय का निर्यात दुनिया में भारत से होता है, किंतु भारत अमेरिका से चाय मंगवा कर विपरीत काम कर रहा है, ये तो वही रहेगा उल्टे बांस बरेली को, मतलब जिसके पास पूरी चीज है, खुद यहाँ पर इंडिया रहता है, हमारा देश जो है पहले चाय के निर्यात करता है, मतलब जो चाय का उत्पादन करता है उसमें भारत का पहले ही अच्छा नंबर है, अगर फिर वो दूर से क्यों मंगवाएगा? तो यही बात होगी उल्टे बांस बरेली को। अगला है हमारा यहाँ पर, ऊंट की चोरी और झुके झुके ने छिपने सकने वाली बात को छिपाने का प्रयास करना। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका। रघुवीर ने बिना किसी बात को बताए विवाह करने का प्रयास तो किया, लेकिन लोग शादी में पहुंच ही गए, क्योंकि ऊंट की चोरी और झुके झुके संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इस बात को भी ले सकते हैं, जैसे पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा जो हमला हुआ था भारत के ऊपर हमारे, जिसमें सैनिक शहीद हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने पूरी तरह से मतलब ये कर दिया था कि आतंकवाद में हमारा कुछ भी हाथ नहीं है। लेकिन दोस्तों हुआ क्या? सब कुछ पता चल गया कि पाकिस्तान का हाथ था, तो इसी को यहाँ पर लोकोक्ति के रूप में बताया गया। ऊंट की चोरी वो भी झुके झुके, ने छिपने सकने वाली बात को छिपाने का प्रयास करना। अगला हमारा, ऊंट किस करवट बैठता है? संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। प्रयोग है इसका। इस बार प्रशासनिक सेवा में जाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन देखो ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। जैसे हमने कोई एग्जाम दे लिया, अब दोस्तों यहाँ पर ऊंट किस करवट बैठता है, हमने तो दे लिया, हमारा पेपर भी अच्छा हुआ, लेकिन वो तो फिर बाद की बात है, जब रिजल्ट आता है, जब पता चलता है कि यार फाइनल में सिलेक्शन होता नहीं होता है। तो इसी चीज को कहा गया है ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब संभावित परिणाम की प्रतीक्षा करना। अगला है हमारा यहाँ पर, ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब दिखावा ज्यादा और तथ्य कम। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है।
कि निजी क्षेत्र में पनप रहे आधुनिक विद्यालयों में बाहर चमक दमक तो ज्यादा है किंतु पढ़ाई का माहौल कुछ भी नहीं, बस ऊंची दुकान और फीके पकवान जैसा यहाँ पर माहौल है। ठीक है, दिखावा ज्यादा और तथ्य कम। आपने भी देखा होगा दोस्तों, बड़ी बड़ी कोचिंग, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, अब यूट्यूब पर दोस्तों यहाँ पर मिलियन सब्सक्राइब करवा 4-4 5-5 मिलियन के सब्सक्राइब हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी यूट्यूब पर अगर बड़ी कोचिंग रहता है तो कोई भी यूट्यूब पर दोस्तों पूरा सिलेबस नहीं करवाता है। दोस्तों अगर आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस लेते हो जो कि पैसे में होती है, या फिर आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, वहीं पर मतलब वो पूरा सिलेबस करवाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसी बात के लिए कहा गया है ऊंची दुकान और फीका पकवान, मतलब दिखाओ ज्यादा करना और तथ्य कम देना। अगला है हमारा यहाँ पर उधार दिया और ग्राहक खोया। डील देने से व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, उधार देने से ग्राहक टूट जाता है। जी हाँ दोस्तों, वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, घर में काम पर रखे नौकर को काम के समय आराम की छूट नहीं देना चाहिए वरना उधार दिया और ग्राहक खोया वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इस प्रकार से ये मैं आपको लाइव बताता हूँ। हमारा जो पास में दुकान वाला है, ठीक है, वो दुकान वाला एक आंटी जी थी, उनको मतलब उधारी में पैसे उधारी देता था, ठीक है, सामान उधार देता था। एक दिन मैं जब वहां पर गया तो सामने क्या हुआ, उन्होंने जैसे ही दुकान वाले ने आंटी से कहा कि आंटी पहले के भी 500 रुपये होते, तो आंटी उससे लड़ चुकी कि यार तू बार बार क्या याद दिलाते रहता, क्या खा के बग रही हूँ क्या, तेरे 500 रुपये। तो दुकान वाले ने कहा कि 1 साल से आप ऐसे ही बोल रही हो। तो ठीक है दोस्तों, एक तो उसने उधार भी दिया दुकान वाले ने, ठीक है, और उसको डील दी, तो उसका ग्राहक भी टूट गया क्योंकि आंटी दोबारा तो आने वाली थी नहीं वहां पर। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है उधार दिया और ग्राहक खोया। डील देने से व्यक्ति निकम्मा हो जाता है, उधार देने से ग्राहक टूट जाता है। अगला है हमारा यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। जैसे दोस्तों यहाँ पर वापिस यही वाला आ जाता है, जैसे यूट्यूब वाले चैनल पर बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं आ गई, लेकिन दोस्तों पढ़ाते इतना ही है वो यूट्यूब पर कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान, मतलब आवश्यकता से बहुत कम मिलना। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, केंद्र सरकार द्वारा सहायता के नाम पर राजस्थान को दी जा रही अकाल राज सामग्री ऊंट के मुंह में जीरा बन करके रह गई। उदो का लेना ने मादो का देना, मतलब किसी से कोई मतलब ने रखना। इसका मतलब है, इसका प्रयोग किया गया है आधुनिक भौतिकतावादी युग में व्यक्ति टीवी और बीवी तक सिमट कर रह गया है, किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। अर्थात ने उदो का लेना ने मादो का देना। आपने दोस्तों हमारे जो डेली लाइफ है उसमें भी आपने देखा होगा यार, सबके पास आजकल एंड्रॉइड मोबाइल आ चुके हैं। परिवार में मतलब 5 जने बेटे या दोस्त बेटे सभी अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी से कोई मतलब नहीं, ना तो उदो का लेना ने मादो का लेना। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा, अगला है हमारी ऊंट बिलिया ले गई तो हाँ जी कहना, समाज के अनुसार आचरण करना। क्या होता है इसका, समाज के अनुसार आचरण करना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, पश्चिमी राजस्थान में आज भी अपने को प्रतिष्ठित और सभ्य मानने वाले व्यक्ति कुरीति के रूप में चल रही बाल विवाह की परंपरा के समर्थक बने हुए हैं। अर्थात ऊंट बिलैया ले गई तो हाँ जी कहना, मतलब समाज के अनुसार आचरण करना। आज भी दोस्तों आपने देखा होगा यार, जो पश्चिमी राजस्थान है ना, वहां पर जातिवाद इतना ज्यादा आ गया, वहां पर जातिवाद चरम सीमा पर है। मतलब राजस्थान आप देख सकते हैं, राजस्थान मतलब टॉप 5 के अंदर आता है, पहले या दूसरे नंबर पर राजस्थान जातिवाद के नाम पर आता है। सबसे ज्यादा छुआछूत जातिवाद होता है राजस्थान में होता है, और वो भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा अभी तक भी जातिवाद है वहां पर। ठीक है, तो इसी को कहा गया है समाज के अनुसार आचरण करना, मतलब जो उनको समाज ने पुराने समाज के द्वारा जो सिखाया गया था, आज भी लोग, वरना देश कहां से कहां उठ गया है, लोग बाग कहां बैठ गए। खुद हमारे जो राष्ट्रपति, एक दलित राष्ट्रपति बने हुए हैं, सिख प्रधानमंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कि ओबीसी से आते आज प्रधानमंत्री है। इसी प्रकार से दोस्तों समाज के अनुसार फिर भी आजकल लोग क्या समाज के अनुसार ही चल रहे हैं, जो पुरानी रूढ़िवादी परंपरा है उसके अनुसार ही चल रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया यहाँ पर ऊंट बिलिया ले गई तो हाँ जी कहना, मतलब समाज के अनुसार आचरण करना। अगला है हमारा यहाँ पर ऊंट के गले में बकरी, मतलब बेमेल संयोग। प्रयोग है इसका, यदि अभिषेक के साथ रानी की शादी होती है तो ऊंट के गले में बकरी वाली कहावत ही चरितार्थ होगी। ठीक है, ऊंट के गले में बकरी, बेमेल संयोग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई स्टूडेंट है, अगर उसने आईआईटी कर रखी है, एमबीए कर रखी है, और उसकी किसी अनपढ़ औरत से शादी करवा देती है, अनपढ़ लड़की से करवा देती है, या फिर कोई लड़की है जिसने आईएएस आरएएस से बनी हुई है, उसका किसी अनपढ़ से करवा देते हैं, शादी उसकी करवा देते हैं अनपढ़ से, तो दोस्तों ये किसी प्रकार से हो जाता है, इसी प्रकार से हो जाता है ऊंट के गले में बकरी, मतलब बेमेल संयोग। अगला है हमारा यहाँ पर, एक अनार 100 बीमार, आपूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना। अब इसका वाक्य में प्रयोग है, वर्तमान में बेरोजगारी के बढ़ते दबाव के कारण एक पद पर नियुक्ति हेतु 1000 आवेदक आए, यह स्थिति आज एक अनार 100 बीमार वाली हो गई है। आप भी देख सकते हैं, अभी कोई भी एग्जाम होता है दोस्तों, कितनी सीट आती है उसमें, 2000 आ जाती है, 3000 सीट आ जाती है, लेकिन आवेदन करने वाले कितने होते हैं, 8 लाख 10 लाख तो मैक्सिमम होते ही आवेदन करने वाले। तो क्या होता है इसका, यही होता है एक अनार 100 बीमार, मतलब
वैकेंसी तो मतलब 2000 है, लेकिन बढ़ने वाले कितने लाखों अभ्यर्थी है। लेकिन दोस्तों जो तैयारी करता है, निरंतर तैयारी करता है दोस्तों, उसके लिए तो भाई एक वैकेंसी है ना भाई, उसमें भी उसका सिलेक्शन हो गई सही। ठीक है, अगला है हमारा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, एक साथ दो दो दोष होना। प्रयोग है इसका, राज्य चोर तो था ही, अब जेब कतरावर बन गया था, तो एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। जहाँ दोस्तों एक साथ दोष उत्पन्न हो जाना, एक तो चोर था राजेश पहले से, फिर अब जेब कतरावर बन गया, तो मतलब एक साथ दो दो दोष हो जाना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। बुराई में और अधिक बुराई होना, एक और एक 11 होना, मतलब संगठन में ही शक्ति होती है। तो आप सिंपल है दोस्तों, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। तो अगला हमारा एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक बदनाम आदमी सारी जाति को बदनाम कर देता है। ये भी सिंपल है दोस्तों, इसको भी आराम से कर सकते हैं आप। अगला है हमारा एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती, मतलब एक स्थान पर दो सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते। वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, सत्ता के गलियारे में एक पार्टी के दो धुरंधर नेता कभी एक मत नहीं हो सकते, क्योंकि एक मयान में दो तलवारें नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, मतलब जो दो दोस्त होते हैं अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, दोनों मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन लगा रहता है कि आज मैं फर्स्ट में हुआ, मैं फर्स्ट में हुआ, तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी मतलब दोस्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार से कहा गया एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती, एक स्थान पर दो सक्षम व्यक्ति नहीं रह सकते हैं। अगला है हमारा एक पंथ दो काज, एक साथ दो कार्य करना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग किया गया इसका, माताजी का एकादशी उद्यापन और छोटे भाई की शादी का कार्य उनके लिए एक पंथ दो काज वाली स्थिति हो गई। जिस प्रकार से आप देख रहे, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आप रीट की भी तैयारी कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो गया, एक पंथ दो काज। आप सोच रहे हो कि यार मेरा इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, तो आपके एक पंथ दो काज हो गया, एक साथ दो कार्य करना। और दोस्तों एक साथ दो कार्य होने में मतलब कभी भी सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए लक्ष्य हमेशा इंसान का एक ही रहना चाहिए। ठीक है, अगला है हमारा एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, एक जैसे होना या मतलब समान प्रवृत्ति के लोग होना। वाक्य में प्रयोग है इसका, सभी नेता एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं। ठीक है, सही है। तो एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब कोई अंतर्भेद नहीं करना। प्रयोग है इसका, कांग्रेस हो या भाजपा जनता का तो शोषण होना ही है, क्योंकि एक तवे की रोटी है, क्या छोटी क्या मोटी। आपने देखा होगा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो रॉबर्ट वाड्रा है कांग्रेस के जो दामाद है हमारे सोनिया गांधी जी के, तो उनको मतलब आने के बाद में उनके पर कार्यवाही की। लेकिन दोस्तों कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता। आपने खुद ने देखा होगा, एक सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है तो कहती है कि कांग्रेस ने रोजगार नहीं दिया, हम रोजगार देंगे। फिर कांग्रेस आती है, बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारों को हम देंगे। तो दोस्तों सभी एक तवे की रोटी है, मतलब एक ही चट्टी बट्टी है दोनों। ठीक है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, मतलब कोई अंतर्भेद नहीं होता इनमें। ठीक है, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं यहाँ पर। अगला प्रयोग है इसका, एक मुंह दो बात, अपनी बात से मुकर जाना। वाक्य में प्रयोग है इसका, सभी नेता चुनावी वादे सत्ता में आने के पश्चात भूल जाते हैं, क्योंकि इनके हमेशा एक मुंह दो वाली बात होती है। आपने देखा होगा जो हमारे गहलोत साहब है उन्होंने भी कहा था यहाँ पर कि 77,000 वैकेंसी और साल निकालूंगा, लेकिन दोस्तों निकाली। नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था मतलब 2 करोड़ रोजगार सालाना दूंगा, तो दोस्तों दिया। तो वही बात होगी दोस्तों, एक मुंह दो बात, अपनी बात से मुकर जाना। सभी नेता चुनावी वादे में तो कहते हैं बेरोजगारों के नाम पर वोट ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जीते बेरोजगारों को सब भूल जाते हैं। यही हालत हमारे देश में आज किसानों की हो रही है। अगला है हमारा, एक हाथ से ताली नहीं बजती, किसी भी गलती के पीछे दोनों पक्ष जिम्मेदार होना। वाक्य में प्रयोग है इसका, कश्मीर समस्या के पीछे जितना हाथ पाकिस्तान का है उतना ही भारत का भी है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। ठीक है, अगर भारत भी चाहते, पहले चाहता भारत तो चाहता तो दोस्तों कश्मीर को अपने हिस्से में मिला लेता, लेकिन नहीं मिलाया। अब फिर अमित शाह जी ने हमारे क्या करा, धारा 370 को खत्म कर करके आज कश्मीर को हमारा मिला लिया। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अगला है हमारा, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, मतलब समाज व्यवहार करना। प्रयोग है इसका, सुरेश को इतनी मर्यादा भी याद नहीं कि किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, सबको एक ही लकड़ी से हाँकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या कहा गया कि कोई छोटा बच्चा है अगर उदंडी स्वभाव का है तो वो दोस्तों वो बड़े छोटे में कोई भेद नहीं करेगा, बड़ों से भी तू करके बोलेगा, छोटों से भी तू करके बोलेगा। मतलब वो क्या करता है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकता है, मतलब सबको सबके साथ में समान व्यवहार करता है। अगला है हमारा, एक बूढ़े बैल को कौन बांधे भूस दे, बूढ़ा और बेकार आदमी परिवार पर बोझ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो गलती है दोस्तों। अगर आपके भी माँ बाप बूढ़े हैं तो दोस्तों बिल्कुल बेकार नहीं, क्योंकि आपके लिए इतना करा है दोस्तों उन्होंने, तो हमारे माँ बाप की हमेशा कदर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोकोक्ति के रूप में बताया गया है, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भूस दे, बूढ़ा और बेकार आदमी परिवार पर बोझ बन जाता है। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है इसका, सुखिया 75 साल की उम्र में भी मेहनत मजदूरी करता है, क्योंकि इस जमाने में ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांधे भूस दे, मतलब खुद 75 साल का हो गया जबकि उसकी आराम करने की उम्र है। लेकिन दोस्तों अब परिवार पर बोझ ना बने ऐसा उसको लगता है, इस वजह से दोस्तों वो 75 साल की उम्र में भी यहाँ पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अगला है हमारा, ओछे की प्रीति भालू की बीती, मतलब दुष्टों की मित्रता क्षणभंगुर होती है।
वाक्य में प्रयोग किया गया इसका। मनीष आवारा किस्म का लड़का है, उसके साथ मित्रता निभाना मुश्किल काम है क्योंकि ओचे की प्रीत भालू की भीत। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर ओखली में सिर दिया तो मुंहमल से क्या डरना, जानबूझकर ली गई मुसीबत से क्या डरना, कठिन कार्य को हाथ में लेकर फिर मुसीबतों से विचलित ना होना। दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर, अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, रीट की, पटवार की दोस्ती, अगर आपने एक बार ओखली में सिर दे दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। तो दोस्तों अगर आपने कर ही लिया ना कि यार मुझे तो ये एग्जाम क्लियर ही करना है, तो दोस्तों मुसीबतें तो जिंदगी का खेल है, मुसीबतें तो आती जाती रहती है, लेकिन आपने अगर ठान ही लिया है कि पटवारी बनना है, ग्रुप डी में एलडीसी बनना है, रीट का अध्यापक बनना है, तो दोस्तों फिर किसी भी बाधाओं से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, तो जानबूझकर ली गई मुसीबत से कैसा डरना, कठिन कार्य को हाथ में लेकर के मुसीबतों से विचलित नहीं होना चाहिए। अब इसका वाक्य में प्रयोग किया गया है, जब समाज सुधारने का जिम्मा ले ही लिया तो आने वाली बाधाओं से क्या डरना, क्योंकि ओखली में सिर दिया तो मुसल से क्या डरना। अगला हमारा ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब अपर्याप्त वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। वाक्य में प्रयोग है इसका, 4 दिन के भूखे इंसान को बिस्कुट खिलाओगे तो तृप्ति नहीं होती क्योंकि ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। इसी प्रकार से दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो लगभग मतलब 4 से 5 महीने की तैयारी करना जरूरी है। आप सोचो कि यार 1 महीने में मैं तैयारी करके सिलेक्शन ले लूंगा, तो वही बात होगी, वो चाटे प्यास नहीं बुझती, मतलब ठीक है, अगर यहाँ पर अपर्याप्त वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पर, और बात खोटी सही बात रोटी, भोजन व्यवस्था का प्रश्न ही सर्वोपरि है। वाक्य में प्रयोग है इसका, वर्तमान युग में सभी के सामने यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह भोजन की है, अतः भोजन की प्राप्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए क्योंकि और बात खोटी सही बात रोटी, मतलब भोजन व्यवस्था का प्रश्न ही सर्वोपरि है। वर्तमान युग में सभी के सामने यदि सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वह भोजन की, अतः भोजन की प्राप्ति सर्वप्रथम होनी चाहिए क्योंकि चाहे कोई सी बात कर लो, लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इंसान को भूख लग रही है तो सबसे पहले उसको रोटी की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आज की लोकोक्ति हमारी यहीं खत्म होती है। हमने जो लोकोक्ति का था आपको पार्ट 4 यहाँ पर करवा दिया है, पार्ट 5 आपको कल प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो सही लगे दोस्तों तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, धन्यवाद।